जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 70 STD-40 एयरक्राफ्ट की खरीद को मिली मंजूरी। इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया आयरन मैन जैसा जेट पैक सूट। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की माउंटेन रेडार के इंडक्शन को मिली मंजूरी। आर्मी खरीदेगी 307 ATAGS। और जेट इंजन के मामले में जनरल इलेक्ट्रिक से ज्यादा रोल्स रॉयस है भरोसेमंद। पिछले महीने इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर्स, जिसमें से एक था Su-30 MKI और दूसरा था मिराज 2000, ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। और संभावित रूप से ये दुर्घटना हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से हुई थी। और इस दुर्घटना में हमने अपने विंग कमांडर हनुमंतराव सारथी को भी खोया था। तो अब इस दुर्घटना से जुड़ा एक अपडेट ये सामने आया है, जिसमें द हिंदू की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान इस दुर्घटना से जुड़ी जो भी चीजें सामने आई हैं तो उन्हें जल्द ही एयर हेडक्वार्टर्स के पास भेजा जाएगा। और इस इंक्वायरी से ही मालूम पड़ेगा कि इस दुर्घटना के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था। बाकी इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसके मुताबिक लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की माउंटेन रेडार के इंडक्शन के लिए जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि इस रेडार के इंडक्शन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। और जबकि रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम से महत्वपूर्ण सीमा ट्राई जंक्शन के लिए एक बेहतरीन रणनीतिक संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए ऑपरेशनल ट्रैक्स को भी मंजूरी दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मजबूत रखने के लिए लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज को स्थापित करने की योजना है। और जिस माउंटेन रेडार के इंडक्शन की बात की जा रही है तो उसे इंडियन एयरफोर्स के नए प्रस्तावित बेस से थोड़ी दूरी पर स्थापित किया जा सकता है, जो कि चांगसांग सेंचुरी में 500 हेक्टेयर्स में आएगा। और इसी वजह से इस रेडार के इंडक्शन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार था, जबकि इंडियन एयरफोर्स की नए बेस का अप्रूवल पिछले वर्ष ही दे दिया गया था। और अब इस माउंटेन रेडार के इंडक्शन को भी अप्रूवल मिलने से LAC पर भारत की जो सर्विलियंस कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी, जबकि LAC पर नजर रखने के लिए चीन अपनी तरफ पहले ही स्ट्रॉन्ग रेडार्स को स्थापित कर चुका है। और बाकी भारत जिन रेडार्स को स्थापित करेगा तो उनमें से अधिकतर भारत में ही बनाई गई होंगी। आज भारत सरकार की तरफ से 2 बड़ी खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक है STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद और जिसके तहत 6,828.36 करोड़ रुपीस की कीमत पर इंडियन एयरफोर्स के लिए HAL से 70 STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। और ये 70 STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 6 वर्षों के टाइम पीरियड में इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किए जाएंगे। बाकी STD-40 एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है और इसे कुछ बेहतरीन लो स्पीड हैंडलिंग क्वालिटीज और एक बेटर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। इसमें एयर कंडीशन कॉकपिट, मॉडर्न एवियोनिक्स, हॉट रिफ्यूलिंग, रनिंग चेंज ओवर और 0-0 इजेक्शन सीट्स जैसे फीचर्स इंक्लूड हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में न्यूली इंडक्टेड पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी हो रही थी, तो उस कमी को भारत में बने हुए ये STD-40 एयरक्राफ्ट दूर करेंगे। और इस खरीद परियोजना में 70 एयरक्राफ्ट के साथ इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एड्स जैसे कि सिमुलेटर्स, तो इन्हें भी लिया जाएगा। और चूंकि इस एयरक्राफ्ट को भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाया गया है तो इसलिए भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है। और रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस STD-40 एयरक्राफ्ट में 56% तक का स्वदेशी कंटेंट शामिल है और जिसे कुछ मेजर कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स के स्वदेशीकरण के साथ 60% तक बढ़ा दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम में HAL भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व है और ये खरीद परियोजना करीब 1500 पर्सनल को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग 3000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और इस STD-40 एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की भी योजना है। बाकी आज केंद्र सरकार की तरफ से जो दूसरी बड़ी खरीद परियोजना को मंजूरी दी गई है तो उसमें शामिल है कैडेट ट्रेनिंग शिप्स। और इन शिप्स के लिए L&T के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और इसके माध्यम से L&T 3100 करोड़ रुपीस की कीमत पर 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप डिलीवर करेगी। और इन शिप्स की डिलीवरी को 2026 से शुरू करने की योजना बनाई गई है। बाकी L&T के पास रिकॉर्ड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनकी डिलीवरी समय पर नहीं बल्कि समय से पहले भी पूरी हो सकती है। और ये जो शिप्स हैं ये इंडियन नेवी की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी बेसिक ट्रेनिंग वाली स्टेज के बाद समुद्र में ऑफिसर कैडेट्स, जिनमें विमेंस भी शामिल हैं, तो इनकी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और ये जो शिप्स हैं ये फ्रेंडली कंट्रीज के कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल होंगी। ट्रेनिंग के अलावा इन्हें इवैक्यूएशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। और बाकी L&T ही इन शिप्स का स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करने वाली है। रोबोटिक डॉग्स के बाद अब इंडियन आर्मी द्वारा जेट पैक सूट के ट्रायल्स कंडक्ट करने वाली वीडियोस भी सामने आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो आगरा में इंडियन आर्मी के एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल से है, जहां पर एक ब्रिटिश फर्म ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने अपने जेट पैक सूट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। और आपको रिमाइंड करा दें कि ग्रेविटी इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जो कि 2020 में भी काफ़ी चर्चा में आई थी, जब इस कंपनी ने अपने जेट पैक सूट के साथ 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
और 2021 में रॉयल नेवी भी इस कंपनी के इसी जेट सूट के टेस्ट कंडक्ट करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें 2 मूविंग शिप्स के बीच इस जेट पैक सूट को टेस्ट किया गया था। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी के जेट पैक सूट के ट्रायल्स इंडियन आर्मी ने भी कंडक्ट किए। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले आर्मी की तरफ से 48 जेट पैक सूट्स की खरीद के लिए RFP जारी की गई थी। और इसलिए इसी RFP के तहत अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इंडियन आर्मी अलग अलग तरह के जेट पैक सूट्स के ट्रायल्स ले रही है, और जिसमें कुछ इंडियन कंपनीज भी शामिल हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी ने एरो इंडिया शो 2023 के दौरान भी अपने जेट पैक सूट को डिस्प्ले किया था। और कंपनी दावा करती है कि उनकी जेट पैक सूट में 70% तक का स्वदेशी कंटेंट है, जिसे वो 80% तक बढ़ा लेंगे। बाकी RFP के मुताबिक आर्मी को जिस तरह की जेट पैक सूट चाहिए तो उनमें स्वदेशी डिजाइन के साथ मिनिमम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट तो होना ही चाहिए। और अगर आपका डिजाइन स्वदेशी नहीं है तो फिर उसमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। और रही बात टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 80 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, और इसका फ्लाइट टाइम कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए। बाकी 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम, मॉडर्न प्रोपल्शन सिस्टम, सेफ टेक ऑफ जैसे फीचर्स, -15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने की काबिलियत, और वजन 40 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज बुधवार को BSF के प्रवक्ता ने एक फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट को कोट करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि पिछले वर्ष भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया था, तो उस ड्रोन ने उससे पहले पाकिस्तान के अलावा चीन में भी उड़ान भरी थी। और यहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान के उस क्वाडकॉप्टर की जिसे शॉट डाउन किया गया था 25 दिसंबर 2022 को। और इस ड्रोन की फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट में सामने आया है कि इस ड्रोन ने पहले 11 जून 2022 को चीन में शंघाई के फैंगशियन डिस्ट्रिक्ट में उड़ान भरी थी, और फिर उसके बाद 24 सितंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान के खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में 28 बार उड़ान भरी थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वर्ष BSF ने पाकिस्तान के 22 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है, और ये सभी पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ शॉट डाउन किए गए हैं। इसके अलावा भारत के जेट इंजन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक अपडेट भी सामने आया है। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया था कि वे भारत में तेजस मार्क 2 के लिए जिस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो उस इंजन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। यानी कि इसमें केवल इंजन की असेंबली शामिल नहीं रहेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव के साथ इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में द प्रिंट के साथ एक खास इंटरव्यू में रोल्स रॉयस के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एलेक्स जिनो को यह मानना है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन वाली डील में भारत के लिए इस बात का निर्णय लेना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उन्हें फ्रीडम ऑफ मॉडिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस मिलेगा। यानी कि वो ये मानते हैं कि भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम में अगर रोल्स रॉयस के साथ डील करता है तो भारत के पास ज्यादा एडवांटेज रहेंगे, क्योंकि रोल्स रॉयस इस बात के लिए सहमत है कि जो नया इंजन में बनाएंगे उसके IP राइट्स भारत के पास ही रहेंगे, ताकि अगर भविष्य में भारत को जरूरत पड़ती है तो भारत अपने अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। और उनके मुताबिक जो रोल्स रॉयस है वो भारत के साथ 1932 से है, और आज वर्तमान समय में 10 अलग अलग टाइप्स के 750 रोल्स रॉयस इंजन इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पावर दे रहे हैं। और UK भारत के साथ अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ाना चाहता है, और इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेट इंजन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर भारत द्वारा महारत हासिल करना अभी बाकी है। और रोल्स रॉयस को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि वही भारत की रिक्वायरमेंट सबसे अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब बात होती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो हम ऑलरेडी 3 स्टेप प्रोसेस में से 2 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो तीसरा स्टेप बचा हुआ है वो है इंजन टेक्नोलॉजी को विकसित और डिजाइन करना, ताकि भारत अपने IP राइट्स खुद ही क्रिएट कर सके। और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ भी अलाइंड है। और उनका ये भी कहना है कि हम अगले 90 से 100 वर्षों तक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि US की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सैफ्रन या फिर UK की रोल्स रॉयस, तो आपके विचार में इन तीनों में से किसके साथ जेट इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में पार्टनरशिप करना भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी ने अपग्रेडेड असॉल्ट ट्रैकवे के लिए भारत के प्राइवेट फर्म ऑल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जो ये अपग्रेडेड असॉल्ट ट्रैकवे को खरीदने की योजना है ये मेक 2 कैटेगरी के तहत है। अब बाकी आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं कि ये असॉल्ट ट्रैकवे आखिर है क्या। तो सीधे सीधे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक रेडीमेड सड़क की तरह है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बिछा सकते हैं, बिल्कुल किसी मैट की तरह। और ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल से बने होते हैं, और इसका इस्तेमाल खास तौर पर हैवी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टैंक्स, व्हीकल्स और ऐसे बाकी के इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। खास करके तब जब आपको एक ऐसे इलाके से जाना है जहाँ पे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और कोई भी पक्की सड़क नहीं बनी हुई है।
और आप इन्हें एक तरह से पोर्टेबल मिलिट्री रोड्स भी कह सकते हैं। और चूंकि इनके ऊपर से टैंक्स जैसी चीज़ें भी जाती हैं, तो ये सीधी सी बात है कि जो असॉल्ट ट्रैकवे है ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं, और जबकि युद्ध जैसे हालातों में काफ़ी कारगर भी साबित होते हैं। बाकी इंडियन आर्मी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि आज लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने आर्मी के नए वाइस चीफ के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार जून 1985 में 1 असम रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान असम में 59 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन, LOC पर इन्फेंट्री ब्रिगेड, इन्फेंट्री डिवीजन और नॉर्दर्न कमांड में हाईली एक्टिव व्हाइट नाइट कोर, तो इन सभी को कमांड किया है। और इनके पास इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, फोर्स स्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, टेक इन्फ्यूजन, तो इन सभी चीज़ों का अच्छा खासा अनुभव है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में इस बार जापान के फॉरेन मिनिस्टर शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनके बदले जापान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनके स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। और भारत इस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस दौरान रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, तो इस तरह के अलग अलग मुद्दों पर मेन फोकस किया जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि इस बार की G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की सबसे खास बात क्या है? एक तो ये कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और दूसरी खास बात यह है कि ये किसी भी G20 प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की अभी तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। इस मीटिंग में अलग अलग देशों से लगभग 40 डेलीगेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जबकि फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पर 9 गेस्ट कंट्रीज भी हैं, जिनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। और भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इन सबके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर तैनात करने के लिए 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को खरीदेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मंगल ग्रह सब जगह ट्रायल्स हो चुके हैं शायद, और अब इंडियन आर्मी इसकी खरीद के लिए तैयार है। और ANI की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस ATAGS की खरीद के लिए जो फाइनल अप्रूवल है वो बेहद ही जल्द CCS की तरफ से आ सकता है, और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का पहला बड़ा ऑर्डर होगा। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि सुपर रिच कंट्री पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है तो वो अभी भी हथियार खरीदने में बिजी है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जिनके लिए खाने की कमी हो चुकी है, दवाइयों की कमी हो चुकी है, तो ऐसे में पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल्स ने नए हथियारों को खरीदने के लिए पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। अब ये मत बोलना कि पाकिस्तान में बजट भी होता है। और खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में बटालिक में एक एवलांच में नायक कुलदीप सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1949 में जैसलमेर के पास इस देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखते हुए CRPF के हमारे 5 वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर भीम प्रसाद राय, कांस्टेबल कहर सिंह लिंबू, कांस्टेबल सुहेल एपचा, कांस्टेबल बिरका बहादुर और कांस्टेबल D शमशेर सिंह शामिल हैं। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के इंस्पेक्टर PK सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ग्रेड कांस्टेबल नसीर कोहली और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2001 में अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल जयप्रकाश जानू वीर गति को प्राप्त हुए थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।